नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम जितेंद्र है। कैसे हैं आप? जैसे मैंने आपको बताया था, मैं ईएसआईसी के ऊपर वीडियो बनाते रहूँगा। आज का वीडियो ईएसआईसी की संबंध में दूसरा वीडियो है। ईएसआईसी एफएक्यू पार्ट 1। ऐसे ही आगे एफएक्यू पार्ट 2 भी आएगा। मेरे वीडियोस के बारे में जानते रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए मेरे यूट्यूब चैनल को। आप सभी को धन्यवाद। तो आज क्या क्या हम जानेंगे इस वीडियो में। ईएसआईसी को कौन चलाता है? ईएसआईसी कानून किसे लागू है? ईएसआईसी के ऑफिसेस कहाँ कहाँ है और कौन से ऑफिसेस में क्या सुविधा मिलती है? तो शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो। ईएसआईसी एफएक्यू पार्ट 1। ईएसआईसी को कौन चलाता है? ईएसआईसी एक कॉरपोरेशन है, एक निगम है। के मेंबर्स जो होते हैं वो सरकार नामित करती है। ईएसआईसी के सदस्य है वो अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं। भले ही सभी नॉमिनेशन अलग अलग जगह से लिए हुए हो, उनको अपॉइंट करने का काम केंद्र सरकार करती है। तो किस किस के सदस्य आते हैं यहाँ पे? केंद्र सरकार के सदस्य, राज्य सरकार जहाँ पे ईएसआई लागू है, और केंद्र शासित प्रदेश के भी प्रतिनिधि जहाँ पे ईएसआई से लागू है, वो कॉरपोरेशन के मेंबर होते हैं। श्रमिकों की कोई संगठना है तो उनके भी नामित व्यक्ति श्रमिकों की इच्छा आकांक्षाएं बताने के लिए कॉरपोरेशन के मेंबर होते हैं। नियोक्ताओं के भी संगठन जो है उसके प्रतिनिधि भी इस निगम के सदस्य होते हैं। क्योंकि ईएसआईसी वैद्यकीय सुविधाएं भी देता है, तो मेडिकल प्रोफेशन से भी कुछ लोग कॉरपोरेशन मेंबर करके नामित किए जाते हैं। और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, संसद के सदस्य भी ईएसआई कॉरपोरेशन के मेंबर होते हैं। तो इस तरह से जिस जिस क्षेत्र में ईएसआईसी काम करता है, उस क्षेत्र से नामित प्रतिनिधि कॉरपोरेशन के मेंबर बनाए जाते हैं। डायरेक्टर जनरल जो ईएसआईसी के महानिदेशक है, वो केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। वो कोई सीनियर आईएएस ऑफिसर होते हैं। तो ईएसआईसी इस तरह से कॉरपोरेशन सदस्यों से बनी हुई है। कॉरपोरेशन सदस्य हर साल में कम से कम 2 बार मिलते हैं और ईएसआईसी की नीतियाँ क्या होनी चाहिए इसके ऊपर चर्चा करते रहते हैं। ईएसआईसी की कॉरपोरेशन मीटिंग्स में ईएसआईसी का परफॉर्मेंस कैसे चल रहा है, क्या स्कीम चल रही है, कोई नई स्कीम की आवश्यकता है क्या, ईएसआईसी को जो पैसा दिया जाता है उसका व्यय कैसे हो, ईएसआईसी की इनकम बढ़ाने की ज़रूरत है, घटाने की ज़रूरत है, नियोक्ताओं की कुछ अगर ज़रूरतें हैं तो उसके ऊपर चर्चा, श्रमिकों की कोई डिमांड्स या आवश्यकता है, अपेक्षा है, उसके ऊपर चर्चा। ये सब चीज़ों पे नीतिगत चर्चा कॉरपोरेशन मीटिंग्स में होती है। और ये जो कॉरपोरेशन मेंबर्स होते हैं ये चर्चा करके अगला धोरण तय करते हैं। इसके साथ ही एक बॉडी हो गई जो नीतियाँ बनाती है, उसको लागू करने के लिए ईएसआईसी में स्टैंडिंग कमेटी बनती है। स्टैंडिंग कमेटी कॉरपोरेशन मेंबर से ही बनी होती है। डायरेक्टर जनरल ऑफ ईएसआईसी, महानिदेशक ईएसआईसी, स्टैंडिंग कमेटी के एक्स ऑफिशियो मेंबर होते हैं। कॉरपोरेशन के चेयरमैन भी स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर होते हैं। और ये स्टैंडिंग कमेटी में, जैसे मैंने बताया, अलग अलग तबकों से कॉरपोरेशन मेंबर नामित किए गए होते हैं। तो उनमें से कुछ लोग स्टैंडिंग कमेटी का हिस्सा बनाए जाते हैं। स्टैंडिंग कमेटी का काम होता है कि जो भी नीति है कॉरपोरेशन की, उस नीति को लोगों तक पहुंचाने के लिए क्या नियम बनाने हैं, क्या धोरण और किस रूल के तहत बनाने हैं, क्या उसको पार्लियामेंट से अप्रूवल लेना है, बाकी किसी प्रोविजंस में बदलाव लाने की आवश्यकता है क्या। तो ये सब चीज़ें इस हेतु के लिए कि कॉरपोरेशन ने जो काम या धोरण तय किया है वो एग्जीक्यूट हो पाए, वो नीचे तक उसका परिणाम दिखे। तो स्टैंडिंग कमेटी ये सब काम करती है। स्टैंडिंग कमेटी की भी साल में 4 बार बैठकें होती है। तो आइए नेक्स्ट स्लाइड में, जहाँ पे ईएसआईसी किसको लागू है इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आइए नेक्स्ट स्लाइड में, जहाँ पे ईएसआईसी किसको लागू है इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो हमारे वित्त मंत्री ने अभी अभी डिक्लेयर किया कि ईएसआईसी पैन इंडिया लागू है। इसके पहले ये सिर्फ इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स में लागू था, जहाँ पे व्यापार और उद्यम की कोई क्षेत्र बने हुए थे, वहीं ईएसआईसी लागू था। वो क्षेत्र नोटिफाई कर दिए जाते हैं या जाते थे।
अब ये पूरे भारत को लागू कर दिया है। तो फैक्ट्रीज जहाँ पे 10 या उससे ज़्यादा कर्मचारी है उनको ईएसआईसी लागू है, और आस्थापनाएं, कमर्शियल इस्टेब्लिशमेंट्स, वो स्टेट का प्रेरोगेटिव है, वो डिसाइड कर सकते हैं कौन कौन सी आस्थापना में ईएसआईसी लागू होगा और उन आस्थापना को ईएसआईसी में आने के लिए कितने लोगों की मर्यादा होगी। तो इस बारे में हर एक स्टेट ने अपने अपने नोटिफिकेशन देके अलग अलग आस्थापनाओं को ईएसआईसी लागू करके रखा है। फैक्ट्रीज पूरे भारत में अगर वो 10 या उससे ज़्यादा लोग काम पे लग रखती है तो वो ईएसआईसी में कवर होने के पात्र हो जाती है। आस्थापना का मतलब दुकानें, हॉस्पिटल्स, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, थिएटर्स इत्यादि। तो कुछ जगहों पे आप देखेंगे ईएसआईसी में मेडिकल इंस्टीट्यूशंस ईएसआईसी में कवर्ड है। कुछ राज्यों में या यूनियन टेरिटरीज में आप देखेंगे कि ये कवर ईएसआईसी में नहीं है। तो आस्थापनाओं के बारे में हर स्टेट का अलग अलग धोरण है, तो उसके हिसाब से आस्थापनाएं कवर होती है। जिस दिन उपयुक्त मानदंड कोई एक संस्था या फैक्ट्री पूरा कर लेती है, जिस दिन उनके पास 10 या उससे अधिक लोग काम पे आ जाते हैं या काम पे रखना वो लोग शुरू कर देते हैं, तो उस दिन से उस फैक्ट्री के मालिक की जिम्मेदारी हो जाती है कि वो ईएसआईसी में अपने आप को रजिस्टर करे। ईएसआईसी में रजिस्टर करना कोई मुश्किल बात नहीं है। श्रम सुविधा पोर्टल है या मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स का पोर्टल है जिसके ऊपर से ईएसआईसी का रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन भी लिया जा सकता है। एक बार किसी कंपनी ने ईएसआईसी का रजिस्ट्रेशन ले लिया तो अपने आप ही उसको ऑनलाइन यूज़र नेम पासवर्ड मिल जाता है। एक बार वो अपना पासवर्ड पा ले कि उसके बाद वो अपने पास जितने भी एम्प्लॉय है उनका आना जाना, उनका कितना कंट्रीब्यूशन कट करना है, उनका डाटा अपडेट करना, उनको ईएसआईसी नंबर अलॉट करना, ये सब चीज़ें खुद ही कंप्यूटर से बैठे बैठे कर सकता है। और उसका काम है कि अपने खुद की फैक्ट्री का रजिस्ट्रेशन होने के बाद अपने एम्प्लॉयज़ को एक ईएसआईसी पहचान पत्र दे और उसकी एक एक्नॉलेजमेंट रिटेन करे। तो ये ईएसआईसी किसे लागू होता है इससे आपको पता चलेगा कि ये फैक्ट्रीज़ को लागू है। कोई इंडिविजुअल अगर वॉलंटरी आके ईएसआईसी को सब्सक्राइब करना चाहता है या ईएसआईसी में रजिस्टर करना चाहता है तो किसी व्यक्ति को खुद से, जो इंडिपेंडेंटली एम्प्लॉयड है या सेल्फ एम्प्लॉयड है, उसको अपने आप से ईएसआईसी में रजिस्टर करना इस कानून के अंतर्गत नहीं आता है। ये फैक्ट्री या एस्टेब्लिशमेंट आस्थापना उनको ही लागू है और उन्हीं को खुद को रजिस्ट्रेशन करके फिर अपने एम्प्लॉयज़ को रजिस्टर करना है, ना कि एम्प्लॉय अपने आप जाके खुद को रजिस्टर करेंगे। एक बार ईएसआईसी में रजिस्टर कर लिया तो आपको ज़रूरत पड़ेगी ईएसआईसी के ऑफिसेस में जाने की, जहां से आपको सुविधाएं मिल सके, जहां से आप ज़्यादा जानकारी ले सके और अपने स्टाफ को गाइड कर सके कि उन्हें आगे क्या करना है। तो सबसे पहले जो फर्स्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है ईएसआईसी का आपसे, वो वहाँ का ब्रांच ऑफिस या शाखा कार्यालय होता है। ब्रांच ऑफिस के जो मुख्य होते हैं वो शाखा अधिकारी होते हैं और हित लाभ के बारे में वो आपको पूरी तरह से गाइड कर सकते हैं और कंप्लायंस के बारे में भी आपको मार्गदर्शन कर सकते हैं। शाखा कार्यालय के बाद सब रीजनल ऑफिसेस होते हैं, उपक्षेत्रीय कार्यालय। उपक्षेत्रीय कार्यालय कितने बीमित व्यक्ति उस क्षेत्र में है, उस क्षेत्र में कितने कारखाने या आस्थापनाएं रजिस्टर्ड है, इसके आधार पे उपक्षेत्रीय कार्यालय है। आज की डेट में भारत में ईएसआईसी के 56 उपक्षेत्रीय कार्यालय और 25 क्षेत्रीय कार्यालय है। क्षेत्रीय कार्यालय उपक्षेत्रीय कार्यालय से बड़ा ऑफिस होता है। एक राज्य में एक क्षेत्रीय कार्यालय है। जिन राज्यों में ईएसआईसी की व्याप्ति ज़्यादा नहीं है उन राज्यों में 2-3 राज्य मिलके एक उपक्षेत्रीय कार्यालय दे के रखा हुआ है। और सबसे ऊपर ईएसआईसी का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है, वहाँ डायरेक्टर जनरल ऑफ ईएसआईसी बैठते हैं। ये ईएसआईसी की हायरार्की है। ज़्यादातर लोगों का काम शाखा कार्यालय से ही पड़ता है। इसके अलावा ईएसआईसी के सेटअप जो है, कुछ जगहों पे पे ऑफिसेस है, कुछ जगहों पे डिस्पेंसरीज है, डिस्पेंसरी कम ब्रांच ऑफिसेस, और ईएसआईसी के अस्पताल भी है। तो इस तरह ईएसआईसी का आपको मैंने ओवरव्यू दिया। अपेक्षा है कि आपको बहुत सारी चीज़ें इससे पता चली होगी। मेरा नेक्स्ट वीडियो जो आएगा वो ईएसआईसी क्या स्टेट गवर्नमेंट का है या सेंट्रल का है, इसका नाम ऐसा क्यों है और ये क्या सर्विसेज देता है और इसका जो राजस्व है, इनकम कहाँ से जनरेट होता है, इसके बारे में होगा।
मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने कमेंट्स मेरे से शेयर कीजिए और आप जो भी चाहते हो वो अपने कमेंट्स में लिख के मुझ तक पहुँचाएँ। आप सभी का धन्यवाद। बने रहिए मेरे साथ। मेरा नाम जितेंद्र है। मिलते हैं अगले वीडियो में।